यह कहानी है दो भाइयों की। एक ऐसे बड़े भाई की जिसने अपने घर की गरीबी मिटाने और अपने छोटे भाई की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। समय के साथ वह अवैध कारोबार की अंधेरी दुनिया में इतना आगे बढ़ गया कि पूरे शहर का सबसे कुख्यात और मोस्ट वांटेड ड्रग कार्टेल सरगना बन गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे शहर की तकदीर बदल दी। अपने बड़े भाई के लिए छोटे भाई ने ऐसा फाराजा निभाया कि देखते ही देखते पूरा शहर आग की लपटों में घिर गया। मैक्सिको के एक छोटे से गांव सान रोजा से, जहां मिट्टी के घर थे, टूटी हुई सड़कें थीं और हर सुबह भूख हर शाम डर लेकर आती थी, उसी गांव में पैदा हुआ एक लड़का डिएगो सलाजार। लेकिन आने वाले सालों में दुनिया उसे एक नए नाम से जानने वाली थी, एल डियाब्लो। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ घरों में काम करती थी और उनका छोटा बेटा माटेओ अपने बड़े भाई को ही अपना हीरो मानता था। डिएगो हमेशा अपने भाई से कहता, एक दिन मैं तुम्हें इस गरीबी से निकालकर सबसे अमीर इंसान बनाऊंगा। माटेओ मुस्कुराता, उसे क्या पता था कि उसी वादे की कीमत एक दिन पूरा देश चुकाएगा। डिएगो सिर्फ 12 साल का था जब उसने पहली बार किसी इंसान को अपने सामने मरते देखा। दो कार्टेल गैंग्स की गोलीबारी में गलत जगह खड़े एक दुकानदार की मौत और उसके खून में भीगा हुआ बचपन। उस दिन पहली बार डिएगो ने डरना छोड़ दिया। उसने सिर्फ एक बात सीखी, इस दुनिया में गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं होती, इज्जत सिर्फ ताकत की होती है। यही सोच धीरे धीरे उसके अंदर जहर बनकर फैलने लगी। 16 साल की उम्र में स्कूल छूट चुका था, घर में खाने के पैसे नहीं थे और तभी उसकी मुलाकात हुई एक स्थानीय तस्कर डॉन राफेल से। राफेल ने सिर्फ एक सवाल पूछा, डर लगता है? डिएगो ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, डर से पेट नहीं भरता। बस उसी दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। पहले वह छोटे पैकेट पहुंचाता था, फिर हथियार, फिर नकद पैसे और कुछ ही महीनों में उसने पहली बार ट्रिगर दबाया। उस रात वह सो नहीं पाया, लेकिन अगली सुबह उसे एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिल नहीं, उसकी आदत होती है। और अब हत्या उसकी आदत बनने लगी थी। उधर माटेओ अभी भी अपने भाई को अच्छा इंसान समझता था। डिएगो उससे हर मुलाकात में कहता, जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ। माटेओ को कभी सच नहीं बताया गया कि उसके नए कपड़े, नई बाइक और नया घर खून के पैसों से खरीदा गया था। 3 साल बीत गए। डिएगो अब सिर्फ एक तस्कर नहीं था, वह कार्टेल का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था। उसकी एक खास बात थी, वह कभी गुस्से में फैसला नहीं लेता था। वह पहले मुस्कुराता था, फिर सामने वाले की मौत तय करता था। इसी वजह से लोग उसे इंसान नहीं, शैतान कहने लगे। और वहीं से जन्म हुआ एल डियाब्लो नाम का। लेकिन जिस साम्राज्य की नींव खून पर रखी जाती है, वहां दोस्ती ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। एक रात डॉन राफेल के अपने ही लोगों ने उसके साथ गद्दारी कर दी। गोलियां चलीं, गोदाम में आग लग गई और पूरा कार्टेल 2 हिस्सों में बंट गया। सबको लगा अब डिएगो भी मारा जाएगा। लेकिन उसी रात उसने ऐसा फैसला लिया जिसने मैक्सिको के अपराध जगत का इतिहास बदल दिया। उसने दोनों गुटों के नेताओं को एक ही मीटिंग में बुलाया। सबको लगा समझौता होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर से ताला लगा दिया गया। अगले ही पल पूरा गोदाम धमाके से उड़ गया। कुछ सेकंड बाद आग की लपटों के बीच से सिर्फ एक आदमी बाहर निकला। उसके कपड़ों पर धूल थी, चेहरे पर मुस्कान और हाथ में जलता हुआ सिगार। वह था एल डियाब्लो। उसने पहली बार पूरी दुनिया के सामने कहा, अब से कोई गैंग नहीं चलेगी, सिर्फ मेरा कानून चलेगा। और उसी रात एक नए कार्टेल का जन्म हुआ। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी हर चाल पर मैक्सिको की सेना की नजर पड़ चुकी है।
और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई माटेओ पहली बार अपने बड़े भाई का सबसे भयानक सच जानने वाला था। कुछ लोग बंदूक से लड़ाई जीतते हैं, लेकिन कुछ लोग दिमाग से पूरी दुनिया को घुटनों पर ला देते हैं, और एल डियाब्लो उन दोनों में माहिर था। एल डियाब्लो का नया कार्टेल अब सिर्फ एक गैंग नहीं रहा था, वह एक ऐसा साया बन चुका था जो हर बंदरगाह, हर सीमा, हर काले कारोबार और हर बड़े शहर तक फैल चुका था। सरकार के पास हथियार थे, लेकिन एल डियाब्लो के पास खबरें थीं। सेना ऑपरेशन की तैयारी करती तो उसे कई घंटे पहले ही इसकी सूचना मिल जाती। छापा मारने निकलती तो गोदाम पहले ही खाली हो चुके होते। लोग कहते थे, मैक्सिको की सरकार जितना अपने देश को नहीं जानती, उससे ज्यादा एल डियाब्लो जानता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका छोटा भाई माटेओ था। माटेओ सिर्फ नाम का छोटा भाई नहीं था, वह एल डियाब्लो की ढाल था। अगर कोई भाई पर उंगली उठाता तो जवाब माटेओ देता। अगर किसी ने भाई के खिलाफ साजिश की तो सबसे पहले माटेओ उसके दरवाजे पर पहुंचता। दोनों भाइयों के बीच एक अजीब नियम था, दुनिया चाहे दुश्मन बन जाए, लेकिन हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक रात दोनों पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। नीचे पूरा शहर रोशनी में डूबा हुआ था। माटेओ मुस्कुराया, भैया, अगर एक दिन ये सब खत्म हो गया तो एल डियाब्लो ने शहर की तरफ देखते हुए कहा, जिस दिन मैं गिरा उस दिन ये शहर भी चैन से नहीं सोएगा। माटेओ ने बिना कुछ कहे अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन हर साम्राज्य की एक कमजोरी होती है, और एल डियाब्लो की कमजोरी थी इसाबेला। वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसे लगता था दुनिया चाहे धोखा दे दे, इसाबेला कभी नहीं देगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि कई महीनों से पुलिस इसाबेला पर नजर रख रही थी। एक शाम इसाबेला को गुप्त रूप से हिरासत में लिया गया। न धमकी, न चीख पुकार, बस एक प्रस्ताव, हमें एल डियाब्लो तक पहुंचा दो और तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। कई दिनों तक इसाबेला चुप रही, लेकिन एक रात उसने पहली बार एल डियाब्लो के एक सुरक्षित ठिकाने का पता बता दिया। पुलिस ने पूरी तैयारी की, सैकड़ों जवान, बख्तरबंद गाड़ियां, चारों तरफ घेराबंदी। सबको यकीन था इस बार एल डियाब्लो बच नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने गोदाम का दरवाजा तोड़ा, अंदर सिर्फ खाली कुर्सियां थीं। बीच में एक मेज, उस पर रखा एक शतरंज का बोर्ड और एक काली रानी की गोटी। उसके नीचे एक पर्ची रखी थी, तुम मेरी परछाई तक नहीं पकड़ पाए, मुझे क्या पकड़ोगे। पूरे ऑपरेशन का मजाक बन चुका था। उस दिन के बाद एल डियाब्लो ने इसाबेला से कुछ नहीं पूछा, न कोई शक जताया, न कोई सवाल किया, लेकिन उसकी आंखों की खामोशी सब कुछ कह रही थी। माटेओ समझ चुका था, भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। पुलिस की नाकामी के बाद सरकार ने फैसला लिया कि अब यह मामला पुलिस का नहीं रहा। फाइल सीधे मैक्सिकन स्पेशल आर्मी कमांड के पास भेज दी गई। नई योजना बनी, नई टीम तैयार हुई और इस मिशन को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन एल डियाब्लो। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी। कई महीनों तक ड्रोन निगरानी, जंगलों में गुप्त टीमें, सैटेलाइट इमेज, सूचना नेटवर्क, हर कदम बेहद गोपनीय रखा गया। इधर एल डियाब्लो को भी एहसास होने लगा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने अपने सभी ठिकाने बदल दिए, रास्ते बदल दिए, यहाँ तक कि अपने सबसे भरोसेमंद लोगों पर भी भरोसा कम कर दिया। लेकिन एक इंसान पर उसका भरोसा अब भी कायम था, इसाबेला। और फिर वह रात आ गई जिसका इंतजार दोनों तरफ से किया जा रहा था। बारिश, घना जंगल और पहाड़ियों के बीच छिपा एक विशाल ठिकाना। एल डियाब्लो अपने चुनिंदा लोगों के साथ वहीं मौजूद था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कई किलोमीटर दूर आर्मी की स्पेशल यूनिट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। हेलीकॉप्टरों के इंजन अभी बंद थे,
रेडियो पर सिर्फ एक आवाज आई, सभी यूनिट तैयार रहें, ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में शुरू होगा। उसी समय माटेओ अचानक भागता हुआ कमरे में आया। उसकी सांसें तेज थीं। उसने दरवाजा बंद किया और पहली बार उसकी आवाज में डर था। भैया, मुझे लगता है इस बार शिकारी सचमुच हमारे बहुत करीब आ चुका है। क्या ऑपरेशन एल डियाब्लो सफल होगा? क्या इसाबेला का राज सामने आएगा? और क्या माटेओ अपने भाई को मौत के मुंह से निकाल पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के अंतिम भाग में, जहां एक भाई की मौत दूसरे भाई के ऐसे प्रतिशोध को जन्म देगी जिसे पूरा देश कभी नहीं भूल पाएगा।